तो आज अपन स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी हेडिंग डाल दीजिए, फोटोन थ्योरी। और लिखिए, टू एक्सप्लेन various phenomenon of light can be treated either wave either as wave or particle, but actually it is none. तो लाइट जो है वो ना तो वेव है ना ही पार्टिकल है। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, वेरियस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। कैसे? वेव मान लेते हैं, कभी कभी क्या मान लेते हैं, पार्टिकल मान लेते हैं। जैसे हमने वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा था, याद हो तो, थर्मोडायनेमिक्स में, हीट में। तो वाटर इक्विवेलेंट में क्या पढ़ा था कि वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर के इक्विवेलेंट वाटर को माना था। लेकिन क्या वो वाटर इक्विवेलेंट मानने से कंटेनर वाटर हो गया था? कंटेनर तो कंटेनर ही था ना। ठीक ऐसे ही लाइट को ट्रीट करने के लिए, हम उसका समस्याओं को सोल्व करने के लिए, या उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उनको समझने के लिए लाइट को किस तरह से ट्रीट करवा लेते हैं, या तो वेव मान लेते हैं या क्या मान लेते हैं, पार्टिकल। लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं होती है, ना तो ये वेव है ना ही ये पार्टिकल है। लिखिए, दीज पार्टिकल्स आर imaginary अरे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए काम आ रहे हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर इमेजिनरी, सो दे डोंट हैव एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक मास एंड चार्ज। अरे मास और चार्ज कहाँ से होगा जब एग्जिस्ट ही नहीं करते? तो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मास एंड चार्ज, बट फॉर वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स we assume they carry momentum and energy. But for validity of principles we assume they carry momentum and energy. प्रिंसिपल हमारे वैलिड हो जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि इनके पास में क्या है, मोमेंटम और एनर्जी है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात। ये एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे इधर जा रहा है, क्यों चार्ज है, v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और एक चार्ज पार्टिकल ये है, यहाँ पे इधर ट्रेवल कर रहा है v स्पीड से। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड डेवलप होगा, बताइए? इस चार्ज की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ डेवलप होगा। ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट इधर की तरफ हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया? अरे यूँ करोगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अंदर की तरफ। तो उसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, तो v क्रॉस b। अरे राइट हैंड रूल लगाइए, v क्रॉस b नीचे की ओर लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगने वाला है वो किधर की ओर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट होगा,
ये वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करोगे तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होगा तो V क्रॉस B से फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड। मैग्नेटिक फोर्स इस पे लेफ्ट साइड में आया, इस पे किधर आया, नीचे की ओर आया। सो यू कैन सी दैट इट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अरे हो रहा है कि नहीं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है पूरी तरह से। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, कैंसिल कर लिया है, वो ठीक बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया तो क्या हो गया, वायलेशन हो गया। तो वायलेशन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्सेज का सम इन पार्टिकल्स के लिए क्या नहीं है, जीरो नहीं है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया आपका। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया तो मतलब अब तक हम जो थ्योरी पढ़ते आए थे वो, उसका क्या, अरे उसका क्या होगा, तो वो तो फेल हो जाएगी थ्योरी। तो आप कहोगे कि कब लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन इन पार्टिकल्स पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो फेल हो गया है यहाँ पे आकर के, तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी फेल हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो आपने बोला है कि अरे मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो यहाँ तो नेट फोर्स जीरो नहीं रहा, तो जीरो नहीं रहा तो दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं फ्रीली। तो हम अभी तक तो पढ़ते आए थे कि दो पार्टिकल चलते हैं फ्रीली तो उन पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। तो इन यहाँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो क्या करें, समस्या आ गई। तो मोमेंटम कंजर्वेशन को पास कैसे करवाएं। भाई हमारे सामने दो रास्ते थे, या तो सारी थ्योरी को क्या कर दें, फेल कर दें, हम कहें कि एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन जो आज तक हमने पढ़ा था वो सारा क्या है, गलत है, और हम बैठ जाएं। तो 9 दिन चले 2.5 कोर्स, अरे अब तक जितनी भी रिसर्च हुई, खोज हुई, वो सारी को क्या कर दें, हम गलत साबित कर दें कि कुछ नहीं है, सारा फेल हो चुका है, सारा मामला हो रहा है, हम बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के। दूसरा रास्ता क्या था कि हम एक नई सोच के साथ में आएँ, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अभी फेलियर तो हो रहा है लेकिन एक नई सोच के साथ में आएँ, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए एक थ्योरी दें, थ्योरी दें। तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इधर की ओर आ रहा है, तो इनकी वजह से सराउंडिंग में यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अरे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये ट्रेवल कर रहा है तो थोड़ी देर बाद वो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। ये भी ट्रेवल कर रहा है तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बदल जाएगा मतलब, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अरे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अरे यहाँ पहले जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी वो अब यहाँ चार्ज पार्टिकल पहुँच जाएगा, तो अब इधर जा रही होगी, यहाँ से यहाँ कुछ और होगी। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो उन्होंने माना कि इनके पास में हम क्या कह देते हैं, हम ये कह दें कि ये भी क्या करते हैं, मोमेंटम कैरी करते हैं। ये भी क्या करते हैं, मोमेंटम कैरी करते हैं। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मोमेंटम कैरी करते हैं। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, इससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा पाएंगे, हमारा मोमेंटम पास हो जाएगा। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो रहा था वो पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कितना मोमेंटम कैरी करते हैं, उतना करते हैं जितने की ज़रूरत है पास कराने के लिए। अरे समझे क्या, उतना कैरी करते हैं जितने को पास कराने के लिए ज़रूरत है। कितनी एनर्जी कैरी करते हैं, उतनी एनर्जी कैरी करते हैं जितनी एनर्जी की क्या है, ज़रूरत है एनर्जी कंजर्वेशन को पास करवाने के लिए। अरे समझ में आई क्या बात। तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन सही है क्या, ज़रूरी नहीं है सही है, ये क्या है, एक थ्योरी है इसको पास करवाने के लिए, इसको पास करवाने के लिए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है ना। तो हमें इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, कुछ इमेजिनरी पार्टिकल्स मानने पड़ेंगे, इमेजिनरी पार्टिकल्स मानने पड़ेंगे, ताकि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो फेल ना हो, फेल ना हो। इसीलिए इसी पे, इन्हीं बातों पे बेस्ट जो है वो थ्योरी दी जाती हैं। यही है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत, यहीं से, जहां हम मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन को पास कराने के लिए एक नई सोच के साथ में आए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एनर्जी और मोमेंटम क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। इस थ्योरी के साथ में आए। और फिर इनको कैरी कराने के लिए क्या चाहिए, कोई पार्टिकल होना चाहिए। तो पार्टिकल होना चाहिए, तो उन्होंने पार्टिकल्स का नाम देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये वाला पार्टिकल न्यूट्रिनो है, ये वाला पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है, ये वाला पार्टिकल बोसॉन पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल जो है वो क्वार्क पार्टिकल है, ये फलाना है, ये डिम्का है। और सबको नोबेल प्राइज़ मिलने लग गए। अरे समझ रहे हो, उन्होंने न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो की परिकल्पना की गई थी पाउली के द्वारा 1935-1940 के आसपास। तो पाउली साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनो की हाइपोथेसिस दी थी, हाइपोथेसिस ही बोलते हैं, उसका नाम ही न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है। तो न्यूट्रिनो की खोज की थी। वो क्या था न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जो खोज की थी
वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं हो रहा। न्यूक्लियर फिजिक्स में देखोगे आप, अभी आगे चलेंगे तब, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं हो पा रहा था कि गई कहाँ एनर्जी, या जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं हो पा रहा था रिएक्शन में। अरे जो दो पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं उनका मोमेंटम जो फाइनल के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या एनर्जी जो है पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो उनको एक और पार्टिकल क्या करना पड़ा, इमेजिन करना पड़ा कि देयर इज सम पार्टिकल विच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। अरे ऐसे ही थ्योरीज दी गई हैं, ऐसे ही थ्योरी दी गई हैं। सब कुछ हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा मामला क्या है, हाइपोथेटिकल है। सब हम क्या पढ़ रहे हैं, बकवास चीज़ें पढ़ रहे हैं। अरे एक तरीके से बकवास चीज़ें हो गई ना, कहने वाला कह सकता है कि ये क्या पढ़ा रहे हो फिर, तो ये इमेजिनरी थिंकिंग चल रही है। अरे एक तो होता है लो, लो क्या होता है, लो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड। इस पेन को 10 बार गिरा के देखा, ग्रेविटी नीचे खींच रही, यहाँ भी गिरा के देखा, जयपुर में भी जाके गिरा करके देखा, दिल्ली में भी गिरा के देखा, यूएसए में भी देखा, कनाडा में भी देखा, सब जगह गिरा के देखा, एक ही स्पीड से गिर रहा है नीचे, उतना ही टाइम लेता है गिरने में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो उससे लो दिया गया, किसका, ग्रेविटेशन का लो दिया गया, ठीक है। तो लो जो है वो कहते हैं ना सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो वो लो जो है वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन जो थ्योरी है ये क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स जो दिए गए एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये क्या है, काल्पनिक है, इनका किसी सत्य घटना से कोई संबंध नहीं है। अरे सीरियल्स वगैरह आते हैं, फिल्म मूवीज जो दिखाई जाती हैं, दिखाते हैं ना, या तो सत्य घटना पे आधारित होते हैं या कोई संबंध नहीं है। यदि कोई संबंध है तो उसको सही नहीं माने हैं, ठीक है ना, ये है। तो वैसे ही है, लो जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सत्य घटनाओं पे आधारित हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है, अब जो मॉडर्न फिजिक्स है सारी की सारी, इसमें जो प्रिंसिपल्स जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो क्या है सारे, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये हमने माना है कि हम साइंटिस्टों ने माना है, साइंटिस्टों जो ज्यूरी है उसने माना है। उसने क्या माना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को हम फेल नहीं होने देंगे, किसी भी सिचुएशन में कभी भी हम फेल नहीं होने देंगे। हम अभी अर्थ पे हैं, हम किसी दूसरे प्लानेट पे भी चले जाएंगे, तीसरे प्लानेट में, कोई अदर गैलेक्सी में भी चले जाएंगे, वहाँ भी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम मान करके ही चलेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ जो है वो अर्थ पे लग रहा है वो वहाँ दूसरे प्लानेट पे भी लग रहा हो सकता है वहाँ नहीं हो। वो ग्रेविटेशन लॉ जो यहाँ लग रहा हो सकता है उस प्लानेट पे हो ही नहीं वो, या कुछ और तरीके से लग रहा हो। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन हमने माना है, हमने कहा कि हम ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएं, फेल हो जाएं। ये मान लेंगे तो हमारी सारी थ्योरी क्या हो जाएगी, अभी तक की पढ़ी गई, फेल हो जाएगी। समझ गए बात को। तो यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की क्या हुई, शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। आपको पता है डार्क एनर्जी की खोज कैसे हुई? अरे डार्क एनर्जी की खोज कैसे हुई पता है? डार्क एनर्जी, प्लानेट एक्स का नाम सुना है कभी? प्लानेट एक्स सुना है ना? प्लानेट एक्स क्या होता है? प्लानेट एक्स कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल है। मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया और कहा कि अर्थ के जैसा एक और प्लानेट जो गैलेक्सी के अंदर पॉसिबल है, और वो है, मौजूद है, उसको ढूंढो। मैथमेटिकली उन्होंने प्रूव कर दिया इक्वेशंस के बल पे हैं, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया, प्लानेट एक्स नाम दिया गया। तो प्लानेट एक्स को मैथमेटिक्स के सारे ये दिया गया, तो उनकी जो पिक्चराइजेशन किया गया, सिमुलेशन किया गया, तो सिमुलेशन से जो पिक्चर बनाई गई, अरे गैलेक्सी की जो पिक्चर बना दे, तुम जो गैलेक्सी देखते हो, गैलेक्सी की फ़ोटो देखते हो, गैलेक्सी की फ़ोटो कोई खींच के लाया है क्या? अरे गैलेक्सी के बाहर जाना पॉसिबल है क्या? गया है क्या कोई गैलेक्सी के बाहर? लेकिन गैलेक्सीज़ की फ़ोटो देखते हो ना तुम, तो वो सिमुलेशन है। सिमुलेशन मतलब इक्वेशंस का जोड़ तोड़ के ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे हो रहा है तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसी चीज़ें उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है कंप्यूटर के अंदर, और वो पिक्चर बना करके आपको दे देता है, ठीक है। तो ऐसे प्लानेट एक्स के लिए उन्होंने क्या किया, मान लो उन्होंने इक्वेशंस फीड की कंप्यूटर के अंदर, नासा वालों ने प्लानेट एक्स के लिए कि प्लानेट एक्स की इक्वेशन डालो भाई इसके अंदर, और उन्होंने बटन दबाया और काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 5, और देखा कि कुछ नहीं हुआ, पिक्चराइजेशन हुआ नहीं, प्लानेट एक्स नहीं दिख रहा। तो उन्होंने देखा, मैथमेटिशियंस को बुलाया, देखो भाई क्या गड़बड़ हो गई है, प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तो उन्होंने प्रोग्रामिंग को देखा, तो उन्होंने दिमाग लगाया, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद एक इक्वेशन पकड़ी। उन्होंने कहा कि ये वाली इक्वेशन में इसके बाद में यदि आप 10 जोड़ दो तो ये करेक्ट हो जाएगी प्रोग्रामिंग, वहाँ फेल हो रहा था सिस्टम। तो ये वाली इक्वेशन में 10 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम काम करने लग जाएगा। अब फिजिसिस्ट ने कहा कैसे जोड़ दूं, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन से आई है, इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी पहले थी बाद में थी, वही एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, इसमें कैसे मैं जोड़ दूं इसमें 10?
बोले मुझे नहीं मालूम, इसमें 10 जोड़ दोगे तो ये प्रोग्रामिंग चल जाएगी और सिमुलेशन आ जाएगा। ये जो रुका है सॉफ्टवेयर, ये जो इसने नहीं दिया है पिक्चराइजेशन, इसकी वजह यही है कि इस इक्वेशन में गड़बड़ है यहाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से। उन्होंने कहा कैसे कर दें ऐसे एनर्जी का, बोले मुझे नहीं मालूम, ये 10 जोड़ना पड़ेगा। अरे 10 का मतलब इमेजिनरी नंबर बता रहा हूँ, कुछ भी 5, 10, 20 जो भी उन्होंने कुछ ऐसा बताया, तो उन्होंने उसको जोड़ा। अब फिजिसिस्ट को भी नहीं पता था कि 10 क्या जुड़वा रहे हैं भैया, ये 10 है क्या चीज़। तो फिर क्या किया उन्होंने, उसका नाम दिया, वो जोड़ा तो सिमुलेशन हो गया, पिक्चराइजेशन हो गया, प्लानेट की पिक्चर बन के सामने गया, ऐसा ऐसा कुछ प्लानेट है, ये सिमुलेशन हुआ। तो उन्होंने उस वो जो 10 जोड़ा था उसको नाम दिया डार्क एनर्जी। अरे उसी को नाम क्या दिया, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जिसका पता ही नहीं है, वो वाली एनर्जी है वो जो 10 जोड़ी थी इक्वेशन के अंदर। इसलिए तो मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स बड़ी चीज़ है, मैथमेटिक्स बड़ी चीज़ है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों यूनिवर्स के सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, मैं ये कह सकता हूँ आपको। दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है और इन दोनों कॉम्बिनेशन से दुनिया बदली जा रही है, बदलती चली जा रही है, ठीक है। तो ये डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। तो इसी तरह की थ्योरीज जो हैं वो सारी की सारी चल रही हैं। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, सिमुलेशन ही तो हुआ। ये है अरे बिग बैंग थ्योरी में कहा कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी पढ़े हो ना आप, बिग बैंग एक वो महाप्रयोग किया गया था बिग बैंग थ्योरी, उसके अंदर सिमुलेशन किया गया। बिग बैंग थ्योरी के अंदर इक्वेशंस बनाई, वही डार्क एनर्जी वहाँ भी आ जाएगी बिग बैंग थ्योरी के अंदर, कि ये मिसिंग थी, वो मिसिंग एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी है, वही डार्क एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की सब बातें चल रही हैं, इस तरह की सभी बातें चल रही हैं। अगली बात से मैं समझाने की कोशिश करूं आपको कि मान लीजिए एक और एग्जांपल से लेते हैं कि ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कितनी है, 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे बैठे हैं दोनों, ठीक है, 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है भैया, हमने कहा कि इसकी वजह से यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा E1, तो इस पर फोर्स आएगा, इस पर फोर्स आएगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, कितना Q2 इंटू E1। अरे पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है यहाँ, उसने इस पर फोर्स लगाया होगा। और इसके ऊपर फोर्स आएगा, वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, उसकी वजह से कितना फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, कितना Q1 इंटू E2, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आया हुआ होगा, ये लगे हुए हैं दोनों। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि इस Q1 को थोड़ा सा खिसका दिया, थोड़ा सा मतलब आपके रेंज के अंदर, आपके 1-2 किलोमीटर खिसका दिया। 1 लाइट ईयर के कंपेरिजन में क्या मायने रखता है, ठीक है ना। तो खिसका दिया, या 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी खिसका दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा 1 लाइट ईयर के कंपेरिजन में। तो आपने इसको खिसका दिया, तो अब यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो वो होगा Q1 इंटू E2 डैश। अरे यहाँ तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, यहाँ KQ/R था तो यहाँ KQ/R डैश होगा, R डैश का स्क्वायर होगा, वहाँ KQ/R स्क्वायर था, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ कुछ फोर्स अलग हो जाएगा। अब यहाँ फोर्स अलग हो गया, यहाँ फोर्स कितना होगा, यहाँ तो यही बना रहेगा, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं अभी यहाँ कुछ चेंज हुआ है कि, इसको कब पता चलेगा, 1 साल बाद पता चलेगा। यहाँ तो चेंज हो चुका तुरंत, इस पर तो तुरंत ही फील्ड बदला हुआ है, मिल गया इसको तो। अरे यहाँ था फील्ड अलग था, इसको यहाँ आया तो यहाँ अलग फील्ड मिला, इसको तुरंत लग गया। लेकिन ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव उस तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा, इसका जो फील्ड है वो चेंज होगा वहाँ जा करके, वो बदलने में कितना टाइम लगेगा, वो पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल तक इसको तो मालूम ही नहीं है कि उधर कुछ हो गया है क्या। तो इट इज़ अगेन क्लियर कट वायलेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, वायलेशन हो रहा है एक्शन रिएक्शन का। इस पे कुछ अलग ही फोर्स हो गया, इस पे कुछ अलग ही फोर्स हो चुका है, मतलब अलग था, इस पे अलग ही हो गया, नया बदल करके फोर्स, तो अगेन वायलेशन हो गया। वायलेशन हो गया तो आप कहोगे फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया साहब। अरे मोमेंटम कंजर्वेशन भी तो फेल हो गया साथ में, तो मोमेंटम क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा तभी तो मोमेंटम कंजर्व कराओगे, तो फिर से आपको नई थ्योरी के साथ आना पड़ेगा
कि ये सर इसका मतलब ये जो यहाँ से जो कुछ ट्रेवल करता है क्या जाता है, फील्ड लाइंस जाती हैं, तो उन फील्ड लाइंस के पास हम कहते हैं कि मोमेंटम है, और कितना मोमेंटम है, जितना चाहिए उतना है, इसको मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए उतना मोमेंटम है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अरे है कि नहीं। अब इसको 1 साल से ये सोया हुआ था आराम से, 1 साल बाद ये सुबह सुबह जागा, और सुबह सुबह जागा, इस पर थप्पड़ पड़ा। पहले इसकी वजह से मान लो कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था, आज सुबह सुबह इसके ऊपर 6 न्यूटन हो गया। बोले ये क्या हुआ अचानक से, ये क्या हुआ अचानक से। इसके पास कहाँ से, 1 साल बाद आया इसके पास, तो इसके पास आया तो थप्पड़ पड़ा, फोर्स आया तो किसी ने धक्का दिया, इसने ऐसा ही सोचा। अभी फोर्स किससे आता है, धक्के से कोई आगे टकराया होगा इससे, तभी तो फोर्स आया होगा इसके ऊपर, तो इससे टकराया होगा तो फोर्स आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ क्या है, फोर्स आया, मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ है, मतलब कुछ मोमेंटम आया है। अरे समझे, तो उसी से इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो मोमेंटम आया और इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई है। अरे इनकी दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी भी चेंज हो गई, अब आर बदल गया ना, तो इंटरेक्शन एनर्जी भी चेंज हो गई है। तो एनर्जी भी क्या करनी थी, हमें कंजर्व करनी थी। बाकी एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी बढ़ गई कि घट गई। अरे यार तो बढ़ गई या घट गई, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन भी लागू करोगे। तो भाई दूर भी तो खिसका सकते थे इसको, उधर भी तो एक ही बात थी, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी आपको लागू करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लागू करना है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसी थ्योरी के साथ आना पड़ेगा, नई थ्योरी के साथ में आना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी थ्योरी क्या हो जाएगी, बिगड़ा जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो जब उसके पास वो टकराया तो उसने कहा कि क्या आया, मोमेंटम आया। Q2 के पास जाकर के टकराया, तो ये फील्ड लाइंस का चेंज वहाँ गया। तो सुबह सुबह जागा, तब उसने कहा, चिल्लाया, मोमेंटम आया, क्योंकि उस पर फोर्स बदल गया था। और उसने कहा कि एनर्जी आई, ठीक है ना। तो इस तरह की थ्योरी है। तो इसको क्या लेना है आपको, इट इज़ जस्ट ए थ्योरी, नॉट ए रियलिटी। ये सिर्फ क्या चल रही है, थ्योरी है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि मोमेंटम कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से आया है, ठीक है। अरे समझ गए क्या। तो लिखिए, क्या लिख लिया था, हैं? They carry momentum and energy. These particles are called photons. These particles are called photons. These particles are called as photons. If wavelength, अलग से लिखिए, अलग लाइन से, if wavelength corresponding to electromagnetic wave is lambda, if wavelength corresponding to electromagnetic wave is lambda, then एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो hc बाई लेमडा, पढ़े हो ना इसको, hc बाई लेमडा। यदि उसकी वेवलेंथ लेमडा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, मैग्नेटिक फील्ड, उसको एक फोटोन का मोमेंटम कितना, h बाई लेमडा, एक फोटोन का मोमेंटम होगा h बाई लेमडा इंटू सी कैप। अरे वेक्टर क्वांटिटी है ना मोमेंटम, किधर ट्रेवल करेगा, जिधर वेव ट्रेवल कर रही है उधर ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब इस बेसिक वेक्टर स्केलर की बात पे भी सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है कि दो फोटोन है, उनकी वेवलेंथ बराबर है, दो फोटोन है, उनकी वेवलेंथ बराबर है, क्या उनका मोमेंटम बराबर है? हाँ, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। ये है। अब वो कहे दो फोटोन का मोमेंटम बराबर है, क्या उनकी वेवलेंथ बराबर है?
दो फोटॉन्स का मोमेंटम बराबर है, क्या उनकी वेवलेंथ बराबर है? अब तो पक्का है, मोमेंटम बराबर हो गया तो वेवलेंथ बराबर हो गई। फिर क्या बचा? मोमेंटम बराबर मतलब डायरेक्शन भी बराबर, तो वेवलेंथ अपने आप बराबर हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है। अरे मोमेंटम मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गई हैं। तो लिखिए, नाउ लाइट इज ट्रीटेड एज, नाउ लाइट इज ट्रीटेड एज now light is treated as stream of these photons, stream of these photons। अरे हम कहेंगे लाइट इधर जा रही है, कोई कहे आपको लाइट इधर जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है कि फोटॉन्स की क्या जा रही है? स्ट्रीम जा रहे, बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं वो इधर ट्रेवल कर रहे हैं। अरे समझे बात को, बहुत सारे फोटॉन्स इधर ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। वही तो है। तो लाइट रेज इधर दिखाए, उधर क्या मान सकते हो आप? फोटॉन्स जा रहे हैं। बना दो इसको, लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए इंटेंसिटी। कुछ टर्म समझते हैं अब हम। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। अरे कहाँ की होती है इंटेंसिटी? किसी जगह की होती है, ठीक है ना, पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पे इतनी है इस पॉइंट पे। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, क्या होती है? इट इज टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन लिखिए इस पे। A light of wavelength lambda, a light of wavelength lambda falls, a light of wavelength lambda falls such that its intensity is I। its intensity is I। How many photons are coming? How many photons are coming per unit time per unit area? पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बताइए कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया गिर रहे हैं? लैम्डा वेवलेंथ, आई इंटेंसिटी की वेव आ रही है। आई लैम्डा बाई एच सी, सिंपल यूनिटरी मेथड का सवाल है। बढ़िया, आया क्या? अरे आई क्या है, ऐसे कर लो, लिख लिख के कर लो। आई क्या है? एनर्जी पर यूनिट। तो एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा, तो माना कि एन फोटोन गिर रहे हैं तो एन एच सी बाई लेमडा, इतनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम गिर रही है, वही तो इंटेंसिटी है। एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, तो एन फोटोन्स की एन एच सी बाई लेमडा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगी, तो वही एनर्जी क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी। आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बताओ, तो आई लेमडा अपॉन एच सी। अरे समझ गए? आई लेमडा अपॉन एच सी। नेक्स्ट लिखिए, मोमेंटम कमिंग, मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
कितना होगा? अरे आपने फोटोन्स निकाल लिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इतने फोटोन गिर रहे हैं तो एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? एच बाई लेमडा। एच बाई लेमडा मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो एक फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाई लेमडा, तो इतनों का कितना हो जाएगा? इंटू एच बाई लेमडा। अरे इंटू एच बाई लेमडा तो मोमेंटम कितना आ जाएगा? आई लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा। तो ये कैंसिल हो गए देखो, तो कितना आया मोमेंटम? आई बाई सी। अरे आई इंटेंसिटी लाइट गिर रही है तो कितना मोमेंटम गिर रहा है? आई बाई सी। अरे समझ गए क्या? पर यूनिट टाइम मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम। मोमेंटम नहीं कहेंगे, मोमेंटम कमिंग, पूरी शब्द ध्यान रखोगे। मोमेंटम क्या हो गया? ये पर यूनिट टाइम हो गया है 80, ये ध्यान रखने के लिए लिखो तो मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम, इतना मोमेंटम पर यूनिट टाइम आएगा। पर यूनिट टाइम इतने फोटोन्स आ रहे थे पर यूनिट एरिया पे। नेक्स्ट लिखो, ए सोर्स इमिट्स लाइट a point source emits light of wavelength lambda with power p, with power p, अरे पावर को पता है ना क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ये कोई सोर्स है, ये क्या कर रहा है? एनर्जी इमिट कर रहा है। किस वेवलेंथ की कर रहा है? लेमडा वेवलेंथ की कर रहा है। और पावर इसकी कितनी है? पी है। लेमडा वेवलेंथ है और पावर इसकी पी है इस सोर्स की। ठीक है, देखिए नंबर 1 इसमें क्वेश्चन, हाउ मेनी फोटोन्स इट इज emitting per unit time? How many photons it is emitting per unit time? कितने आया? अरे सब जोड़ भाग की गुणा भाग के फॉर्मूले, इसमें इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन नहीं आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, कहीं भी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, पी लेमडा बाई एच सी आ गया। अरे क्या था? कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिट कर रहा है? पी। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? अरे एक फोटोन की एनर्जी पी एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिट कर रहा है। एक फोटोन की एनर्जी का भाग दे दिया तो कुल फोटोनों की संख्या नहीं आ जाएगी? अरे 100 जूल एनर्जी पर सेकंड कर रहा है और एक फोटोन की एनर्जी 10 है, इसका मतलब 100 में 10 का भाग दो तो 10 फोटोन पर सेकंड इमिट कर रहा है। बेसिक यूनिटरी लॉ तो ध्यान रखना पड़ेगा ना अपने को। ये है तो पी बाई एच सी बाई लेमडा, तो कितना आ गया? पी लेमडा बाई एच सी। नेक्स्ट लिखिए, total momentum of emergent photons per unit time, total momentum of emergent photons per unit time। अरे कितना आया? क्या करने लग जाते हो? 0 आएगा बे। पेन चलाने में लगे पड़े हो बस। सोचो, पहले सोचो दिमाग के अंदर, उसके बाद पेन चलाओ। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितने इधर इमिट किए होंगे उतने ऊपर भी किए होंगे।
जितने राइट किए उतने लेफ्ट, जितने सामने किए उतने पीछे भी किए होंगे। अरे है कि नहीं? तो कितना आया? 0 आएगा, 0। सोचना ज़रूरी है। दुनिया का वैसे सबसे मुश्किल काम है सोचना। सोच नहीं पाती है जनता, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। जेई चाहता है सोचने वाले ही आओ हमारे पास में, नहीं सोचने वाले मत आओ। नेक्स्ट लिखो, फाइंड आउट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, फाइंड आउट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट at a distance small r from it, और इससे r दूरी पे इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी? इससे r दूरी पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी माना कि आई है, हाँ, P/4πr²। वेरी गुड। वेव में करवाई थी ना, अभी जिक्र भी कर रहे थे हम क्लास स्टार्ट होने से पहले। अरे यहाँ इंटेंसिटी आई है, यहाँ बताइए कितनी इंटेंसिटी होगी r दूरी पे? आई होगी। अरे सिमेट्री है, जो इधर होगी वो इधर भी होगी। तो क्या मैं एक ऐसा स्फीयर इमेजिन कर लूँ इस स्मॉल r रेडियस का, क्या उसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? आई होगी। अब इससे पावर p निकल रही है, क्या वही पावर p इस पूरे स्फीयर पे गिर रही है 3D में आकर के? अरे वही पावर गिर रही है आकर के। तो वही पावर p गिर रही है, तो इसका सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। पावर क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। उसमें यदि एरिया का भाग दे दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। अरे हो जाएगा कि नहीं? तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? P पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया, और इसमें एरिया का भाग दे दो, ये कितने एरिया पे गिर रही है, तो पर यूनिट एरिया हो जाएगा। कितने एरिया पे गिर रही है? 4πr² पे। तो ये आ गई इंटेंसिटी। नहीं आ गई क्या? अरे पॉइंट सोर्स होता है तो हम वैसे भी पढ़े थे कि इंटेंसिटी जो r² की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान है? इंटेंसिटी r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला लिखिए, इफ ए डिस्क ऑफ रेडियस a, if a disk of radius a is kept normally, if a disk of radius a is kept normally at a distance small r from this source, at a distance small r from this source, नॉर्मली का मतलब क्या है? इस सोर्स और डिस्क के सेंटर को मिलाएंगे तो वो लाइन जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, ऐसे रखी हुई है। डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सोर्स, फाइंड आउट पावर रिसीव्ड बाय द डिस्क, फाइंड आउट पावर रिसीव्ड बाय द डिस्क। फाइंड आउट पावर इशूड बाय द डिस्क। इसमें लिखिए केस 1, केस 1, A इज मच मच स्मॉलर देन R। A is much much smaller than R।
बताइए क्या करेंगे? अरे ये सोर्स है, ये यहाँ डिस्क रखी हुई है, छोटी सी डिस्क है। ये दूरी कितनी है और इसकी रेडियस कितनी है? ए। यही तो है। ऐसा क्यों दिया कि ए इज मच लेस देन आर? ताकि हर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या मानी जा सके? सेम। ये मानेंगे डिस्क का हर पॉइंट इससे लगभग आर दूरी पे ही है, माना जा सकता है। बहुत छोटा होगा तो सेम होगा तो क्या कहेंगे हम फिर? यहाँ की इंटेंसिटी कितनी अभी निकाली थी हमने? अरे इंटेंसिटी आई कितनी थी? P/4πr²। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतनी एनर्जी गिर रही है, तो इतने एरिया पे कितनी गिरेगी? ये कितना एरिया है? πa²। तो कितना कर देंगे? P/4πr² एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी ना रिसीव्ड बाय द डिस्क, πa²। अरे समझ गए? एनर्जी रिसीव्ड बाय द डिस्क आ जाएगी Pa²/4r²। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? हैं? चलो तो आगे केस 2 लिखो। A इज नॉट स्मॉल, A इज नॉट स्मॉल, ए छोटा नहीं हो तो क्या करोगे भैया? बताओ। इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अभी मैंने मना कर दिया था तुम्हें कि हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हैं? कहाँ पे मान लेंगे स्फीयर? एक मिनट बताना, अभी रुको। ये डिस्क है आपकी, हाँ डिस्क की रेडियस का बाउल मान लें। बताना, अभी रुको, ठीक बोल रहे हो शायद। ये निकल रही है यहाँ से। अब बताओ डिस्क की रेडियस कितनी है? ए है, और ये दूरी कितनी है? आर है। हाँ अब बताओ किसका बाउल मान लो? वेरी गुड। डिस्क के ऊपर के टॉप पॉइंट को मिला दो सोर्स से, और बॉटम पॉइंट को मिला दूं। अब कहाँ बनाऊं बाउल? कहीं भी एक स्फीयर इमेजिन कर लो। अरे कहीं भी एक, जरूरी नहीं है वहाँ। बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये एक बाउल मान लिया हमने, सॉरी बाउल क्या, स्फीयर एज्यूम कर लिया। और स्फीयर पे क्या कर लिया हमने? कहा कि ये, अरे 3D में है ये कौन टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी? दिख रही है आपको? इमेजिनेशन तो आ रहा होगा इतना। तो अब इसने कहा कि सर यहाँ से जो पावर निकलेगी या वही पावर यहाँ जाएगी। अरे है कि नहीं? इसमें इस स्ट्रक्चर में, कौन टाइप के स्ट्रक्चर में जो पहले कितने भी मान सकते हैं हम स्फीयर, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते, कहीं भी मान सकते हैं। तो इसने कहा कि इस स्फीयर से जो पावर निकलेगी वही क्या निकलेगी? यहाँ जाके गिरेगी। तो इसका एरिया कितना है सर? इसका एरिया कितना है? तो हमने कहा कि ये दूरी को एक्स पे मान लो, एक्स रेडियस का स्फीयर मान लिया हमने। अरे ये जो पहला स्फीयर माना है कितने रेडियस का मान लिया हमने? एक्स रेडियस का मान लिया। ये वाली रेडियस एक्स है, तो यहाँ कितनी पावर प्राप्त हुई इसको? वही आगे जाने वाली है, तो यहाँ कितनी पावर आएगी? तो I/4πx²। अरे ये पावर है, किसको मिल रही है? इस पूरे स्फीयर को मिल रही है इतनी, इस पूरे स्फीयर को। अरे आई तो इंटेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया। रुको तो सही, क्या आएगा इनटू में? हाँ अरे इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
अच्छा एरिया इंटू में बता रहे हो, तो पहले यहाँ का तो निकालोगे पावर है। मैं कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी कितनी है यहाँ, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, आई, अभी सवाल किया हमने, आई इंटेंसिटी है। तो इस जो स्फीयर है इसका एरिया कितना है पूरे का, 4πx²। तो पर यूनिट एरिया पे कितनी इंटेंसिटी मिली या पावर मिली पर यूनिट एरिया पे? हाँ समझ में आई बात है, चमका। पर यूनिट एरिया पे कितनी इंटेंसिटी मिली, I/4πx²। हमें कितने पे निकालनी है, हमें तो इस बाउल के एरिया पे निकालनी है। तो ये जो बाउल का कप का एरिया तुम्हें बता रखा है, याद करना। यदि ये हाफ एंगल थीटा हो तो एरिया ऑफ कप कितना होता है, हैं 2πr², आर की जगह x है यहाँ, तो 2πx², 1 - cos थीटा। अरे है ना। तो पर यूनिट एरिया पे इतनी एनर्जी है, तो इतने पे कितनी होगी, इनटू कर देंगे ना भाई। अब इसको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे इसको, तो हम कह देंगे 2πx² इंटू 1 - cos थीटा। अब ये क्या आ गई, पावर आ गई। क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या पूछा क्या था सवाल में, इंटेंसिटी पूछिए कि पावर पूछिए, पावर पूछिए। अरे ये क्या आया आपके पास, I/4πx² क्या आया, ये थी इंटेंसिटी, यहाँ आई हर जगह पे। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया आ गई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वापस क्या निकल के आ गई, इंटेंसिटी निकल करके आ गई। वापस से इंटेंसिटी निकल के आ गई कि पावर निकल के आ गई, हैं? पावर क्यों लेते हैं हमें, ये सवाल किया है ना अभी भाई। अच्छा निकालनी पावर थी अभी अपने को सवाल में, पावर ही पूछी हुई है। हाँ तो फिर पावर ले लो। अरे इंटेंसिटी की जगह पावर कर दो, सही है, सही बात है, ये पावर कर दो। तो P पावर इससे गिरी हर जगह पे, तो पर यूनिट एरिया पे कितनी होगी, P/4πx²। तो इस एरिया से कितनी निकलेगी, इतनी पावर निकल जाएगी। इंटेंसिटी पूछता तो इंटेंसिटी कर देते। अरे समझ गए, ये है, ये है, तो पावर है तो ये कर दोगे। तो पावर इंटेंसिटी फिर इस जगह की अलग आएगी निकल करके आगे की, वो तो जगह की जगह है ना। कितना है आंसर, तो देखो x कट गया, x तो माना था हमने, तो कुछ ही मान लो, किसी रेडियस का स्फीयर मान लो, सब कैंसिल होने जाने वाला है। आप यहाँ का मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं मान लो स्फीयर, उससे जो निकलेगी पावर वही इस पे जाके गिरने वाली है। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पे इतनी तो इतनी। ठीक है, ये सब तीन चीज़ों की बात ध्यान रखनी है बस, इंटेंसिटी, पावर और लेमडा। लेमडा तो लेमडा है, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसी पे सवाल बनेंगे। नेक्स्ट लिखो, हाउ मैनी फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग, हाउ मैनी फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन डिस्क पर यूनिट टाइम, how many photons are striking on disk per unit time? क्या करेंगे, अरे डिवाइड बाई h/λ। अरे एक फोटोन की एनर्जी h/λ, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम टकरा रही है। अरे पावर अभी निकालिए, कितनी आई थी, ये कितनी आई थी, तो P/2 1 - cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू रख दोगे ना यहाँ, कितनी आएगी, tan थीटा निकल जाएगा A/R, तो cos थीटा लिख ही दोगे। ठीक है, तो ये जो आई है इसमें किसका भाग दे देंगे हम, अरे ये क्या थी,
एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो थी पावर, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम में एक फोटोन की एनर्जी का भाग दे दिया तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम आ जाएंगे। अभी तो पीछे सवाल किया ही था सर, तो इसमें क्या सोच रहे हो इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर, हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर इन द स्फेरिकल रीजन of radius r, how many photons are there in spherical region of radius r centered source, radius r centered source। ध्यान से सोचिए सवाल को, क्या बोल रहा है, क्या पूछा है। अरे सोर्स से आर रेडियस का एक स्फीयर बनाएं तो उस स्फीयर के अंदर कितने फोटॉन्स फंसे हुए हैं वो बताने हैं आपको, वो बताने हैं कितने फोटॉन्स फंसे हुए हैं। सोचिए, क्या आया? अरे कितने फोटॉन्स फंसे हुए हैं। देखो ध्यान से समझो, इधर तो सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि इधर से मैं ऐसे ऐसे कर करके और 100 बॉल्स गिरा रहा हूँ, पर सेकंड गिरा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे गिराता जा रहा हूँ। और यहाँ जब वो ज़मीन पे स्ट्राइक कर रही हैं, ज़मीन पे जो बॉल वो स्ट्राइक कर रही हैं, तो पहली बॉल जब मैंने गिराई उसमें और ज़मीन पे स्ट्राइक करने वाली बॉल में जो टाइम इंटरवल था वो 10 सेकंड का था। कितने सेकंड का था? 10 सेकंड का था। तो मैंने कहा कि मेरे गिराने और ज़मीन के बीच में कितनी बॉलें हैं? मैं 100 बॉल हर सेकंड गिरा रहा हूँ। 10 पहली बॉल गिराई, वो 10 सेकंड बाद ज़मीन पे पहुँची हैं, तो कितनी बॉल हैं टोटल रास्ते में? हैं 1000 बॉल है ना? समझ में आ रही है बात? अरे ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा, ये पिक्चर बना ही रहेगा। मैं तो लगातार 100 बॉल गिराता जा रहा हूँ और वो यहाँ पहुँचती जा रही हैं 10 सेकंड बाद। तो मैं तो हर सेकंड 100 बॉल गिरा रहा हूँ। तो मैंने जब पहली बॉल यहाँ पहुँची तब तक इसको तो कुछ मिला ही नहीं, तो पहली बॉल यहाँ पहुँची तब तक 10 सेकंड हो चुके। तो मैं तो हर सेकंड 100 गिरा रहा हूँ, तो वो 10 सेकंड तक गिराई वो रास्ते में, इसका मतलब। और उसके बाद गिरी, अब अगली मैं ऊपर से नेक्स्ट गिराऊंगा तब यहाँ गिर जाएगी, फिर अगली नेक्स्ट गिराऊंगा तब यहाँ गिर जाएगी। एनी टाइम यही तो पिक्चर बनी रहेगी। तो कितनी बॉलें बीच में फंस गई? 1000, 100 इंटू 10 सेकेंड, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करेंगे। 100 बॉल पर सेकंड छोड़ रहा हूँ, 10 सेकंड तक मैं जो बॉलें छोड़ी वो तो बीच में रह गई, उसके बाद पहुँचना शुरू होंगी ना आगे। तो वहाँ क्या था अभी सवाल में कि मैंने कहा कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, इससे आर रेडियस के स्फीयर में कितनी फंस जाएंगी फोटॉन्स?
आपने अभी निकाला नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं, इससे कितने निकल रहे हैं, इसकी पावर p थी तो p डिवाइडेड बाई h बाई लेमडा, तो p लेमडा बाई h। अरे इतने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इमिट हो रहे हैं, इससे पर यूनिट टाइम इमिट हो रहे हैं। हर फोटोन को यहां से ट्रेवल करके सरफेस तक जाने में कितना टाइम लगेगा, c स्पीड से चलेंगे तो r बाई सी, अरे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो r बाई सी टाइम लगेगा। तो क्या करूं, मल्टीप्लाई बाई r बाई सी। अरे समझ में आई क्या बात, इतने फोटोन मतलब 100 फोटोन, जैसे अभी मैं इसमें बोल रहा था 100 वॉल्ट, तो वो 100 पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितने, तो जो इतने इधर जाएंगे वो सारे सब तरफ निकल रहे हैं, तो इतने फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं, पी लेमडा बाई एच सी, तो आर अपॉन सी टाइम में कितने निकल जाएंगे बे, पी लेमडा बाई एच सी इंटू आर बाई सी, यही तो निकलेंगे। समझ में आ गई क्या बात, कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात में, हैं? इतने फोटोन निकलेंगे पर सेकेंड, मतलब वो ट्रैप होंगे यहाँ वाले, उसके बाद जो होंगे आर बाई सी टाइम बाद आगे निकलेंगे, तो आर बाई सी तक के फोटोन ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, उतने टाइम तक निकले। पहला फोटोन निकला वो आर बाई सी टाइम बाद यहाँ से निकलेगा, तो आर बाई सी टाइम के दौरान जो भी निकले वो सारे इसके अंदर ट्रैप हैं, ठीक है। आ सकता है ये सवाल, अभी तक पूछा नहीं गया है, क्यों नहीं पूछा पता नहीं, अच्छा सवाल है, सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। तो आपको आराम से इसमें रिलैक्स होकर के, अभी मैंने जो भी सवाल कराए वो किस बात पे सवाल कराए हैं, मैंने कहा है कि इंटेंसिटी बताइए, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, और तीसरी चीज़ क्या, लेमडा वेवलेंथ। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं की हमने, कोई बात नहीं की इसके अलावा, बस बेसिक यूनिटरी मेथड, गुणा भाग जोड़ बाकी करने सवालों में, तो इनको ध्यान से समझ के दिमाग में बैठाइएगा कि क्या है। किसी जगह इंटेंसिटी पता है तो वहाँ पे एनर्जी पर यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी पता है किसी जगह पे, एरिया से क्या कर देंगे, हैं, मल्टीप्लाई करोगे ना, इंटेंसिटी में तो डिवाइड है ही ऑलरेडी, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटेंसिटी सेम है तो। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, in following cases find out number of photons, in following cases find out number of photons striking the surface per unit time striking the surface per unit time and momentum coming per unit time, and momentum coming per unit time. And momentum coming per unit time. ये इधर से लाइट रेज आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी कहो, जिनकी इंटेंसिटी आई है, कांस्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक है। सामने रखिए एक मेटल प्लेट जिसका एरिया ए है, ये क्या है, मेटल प्लेट है, इसका एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया दे दिया आपको ए, और वेवलेंथ कितनी दी है भैया, अरे वेवलेंथ लेमडा, तो बताइए क्या पूछा है पहली चीज़, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग दिस सरफेस पर यूनिट टाइम, कितने फोटोन टकराएंगे,
तो बताओ आई इंटू, अरे आई इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इतने आ रहे हैं, तो इस एरिया से कितने टकरा जाएंगे, आई इंटू ए फोटॉन्स पर यूनिट टाइम टकराएंगे। अरे एनर्जी, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मैं कहूँगा एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी है यहाँ जो गिर रही है वो, तो हम कहेंगे आई ए। अरे एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी होगी, आई ए। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लेमडा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितने आ जाएंगे, डिवाइड बाई एच सी बाई लेमडा। तो कितनी आ गई, आई ए लेमडा बाई एच सी। दूसरी चीज क्या पूछी है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम कितना आ रहा है भैया यहाँ बताइए पर यूनिट टाइम में इस प्लेट पे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एक फोटोन के पास कितना मोमेंटम होता है, h बाई लेमडा। एक फोटोन के पास मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। तो इतने फोटोन आ रहे हैं ना पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कितना मोमेंटम आ जाएगा, आई ए लेमडा बाई एच सी फोटोन्स पर यूनिट टाइम आ रहे हैं। ध्यान रखो पूरी बात, पर यूनिट टाइम इतने फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। एक फोटोन का मोमेंटम कितना है, h बाई लेमडा। तो टोटल मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम कितना हो गया, आई ए बाई सी। मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम आई ए बाई सी। लेकिन मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम क्या है, पर यूनिट टाइम। ये चीज़ का ध्यान रखोगे, मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम कितना आया, आई ए बाई सी। किधर की तरफ आया, अरे वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो राइट साइड में आया। अरे इधर ही तो आ रहा है, यूं गिर रही है सी कैप, है ना। नेक्स्ट लिखो, पी वेक्टर का ध्यान रखना, मोमेंटम नहीं है, क्या है, मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम है। नेक्स्ट लिखो, इफ द बॉडी इज द ब्लैक बॉडी, if the body is the black body, if the body is the black body, find out force on the body, find out force on the body, find out force on the body। अरे बोलो क्या, ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मतलब क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी सबको। तो मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम कितना हुआ, मोमेंटम कमिंग पर यूनिट टाइम आई ए बाई सी। मोमेंटम गोइंग पर यूनिट टाइम कितना हुआ, 0। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना हुआ, आई ए बाई सी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स कितना हुआ, आई ए बाई सी। अरे दिमाग में आना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है। तुरंत बोलते दिमाग में आ जाना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स होता है। तो F इक्वल्स टू आई ए बाई सी। ठीक है, फिर करिए, अब कहा कि ये जो प्लेट है वो ऐसे झुका दी गई है किसी एंगल थीटा पे। अब बताइए वही बात, दोनों बातें। तो क्या करोगे, अब एरिया कौन सा काम का है, प्रोजेक्टेड एरिया ही काम का है ना बस। अरे ए कोस थीटा तो ये हो जाएगा, ए साइन थीटा ही काम का है। तो जहाँ जहाँ इसमें ए है वहाँ वहाँ क्या कर दोगे, ए साइन थीटा कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा ना, प्रोजेक्टेड एरिया ए साइन थीटा। अरे समझ गए, यहाँ और शेप बना दे तो
अरे यहाँ और शेप बना दे, कोन रख दे, बनाई थी ना अपन ने ऐसी शेप्स, कोन रख दिए इसके आगे जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, तो क्या करोगे? तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना ट्राइंगल बनेगा। अरे मैंने बताया था काट डालो मेथड, तो इसको ऐसा काटो कि मैक्सिमम एरिया मिले, जहाँ मैक्सिमम एरिया पे गिरेगा वो सब पे गिर जाएगा फिर। अरे वही तो फोटोन गिरेंगे सारे पे, ठीक है। तो ये क्या शेप बनेगी? ट्राइंगल शेप बनेगी, पता है ना। ट्राइंगल का एरिया आर एच, अरे 2RH इंटू हाफ बनेगा, तो RH हो जाएगा ना। यहीं पे सिलेंडर रख देता तो सिलेंडर को काटते बीचों बीच से, तो क्या बनता? 2RL, अरे 2R और L रेक्टेंगल बनता ना। समझ में आ रही है बातें? कर पाओगे? उसकी जगह वही रखना है बस, बाकी सवाल सेम, कोई सी भी शेप दे दे आपको। ये है। नेक्स्ट लिखो, यही प्लेट है जिसका एरिया ए है, लेकिन इस बार कहा कि इफ द प्लेट इज रिफ्लेक्टिंग, ये जो प्लेट है कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है। लिखो, इफ द प्लेट इज रिफ्लेक्टिंग फाइंड आउट फोर्स ऑन प्लेट। फाइंड आउट फोर्स ऑन प्लेट। हैं? 2IA/c, सिंपल। अरे मोमेंटम आया कितना? अरे P इनकमिंग कितना है? मोमेंटम कितना आएगा? I इंटेंसिटी आ रही है, तो ए एरिया पे IA पावर, अरे यही थी। और क्या था मोमेंटम? IA/c निकाला हुआ था, ध्यान रखेंगे हम। IA/c, तो IA/c आ गया, ये इधर आया। P आउट कितना आ गया? जो जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होके चला गया, अरे यही आएगा, यही जाएगा, तो क्या होगा? IA/c, ये इधर जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, या चेंज मतलब क्या हो जाएगा? एक के माइनस माइनस दूसरा करोगे तो प्लस हो जाएगी ना दोनों डायरेक्शन। अरे समझ गए? तो कितना आ जाएगा? 2IA/c। और चेंज इन मोमेंटम है, या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है? पर यूनिट टाइम है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? फोर्स। तो फोर्स कितना आ गया? 2IA/c। अरे फोर्स कितना आ गया? 2IA/c, ठीक है। अरे सिंपल कहानी है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर द अबोव प्लेट, if for the above plate, if for the above plate A equals to 0.3, A equals to 0.3, R equals to 0.1 and T equals to 0.6। अरे समझ गए कि क्या दे दिए? ART क्या है? एब्जॉर्प्टिव, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी है। अरे समझे? एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर ऐसे पढ़े थे ना। तो फोर्स बताओ, फोर्स बताओ। अरे सिंपल कहानी करनी है। आया कितना? आने वाला मोमेंटम बोलो कितना? तो आया तो पूरा ही था, IA/c। इधर की ओर फाइनल कितना बचा?
तो फाइनली क्या हो गया, 0.3 तो ऑब्जॉर्व हो गया, वो तो कहानी खत्म हो गई। ट्रांसमिट कितना हो गया, 0.6। अरे इसका 0.6 इधर गया, और उसमें से ये इधर जो रिफ्लेक्ट हुआ वो कितना है, 0.1। तो कितना बचा नेट नेट फाइनल, किधर बचा, राइट साइड में बचा ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, अरे चेंज इन मोमेंटम, अरे सेम ही डायरेक्शन में अब ये, तो 0.5 बचेगा ना। अरे नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इतना ही तो बचेगा। तो चेंज इन मोमेंटम लिखना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 0.5 IA/c। यही क्या होगा, फोर्स होगा। सिंपल है कहानी, कर लोगे ऐसे सवाल। नेक्स्ट लिखो, A = 0.4, R = 0.5, T = 0.1। बताओ अब, बताओ फटाफट। P इनिशियल कितना है, IA/c, IA/c। P फाइनल, इनिशियल तो वही होगा IA/c राइट साइड में। अब क्या होगा, ये तो ऑब्जॉर्व हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया 0.5, ये तो इधर की साइड है। अब मैं लिखूँ रिफ्लेक्ट वाला लिख लूँ पहले, अरे समझ रहे हो क्या, और ट्रांसमिट वाला राइट साइड में है, तो 0.1 IA/c। कितना बचा फाइनल, 0.4 IA/c। किधर बचा, इधर। तो चेंज इन मोमेंटम, अरे चेंज 1.4 हो जाएगा ना बे, ये माइनस माइनस ये करोगे तो, अरे इतना तो समझ आ रहा होगा बे। तो फोर्स कितना आ जाएगा, हैं 1.4 IA/c, ये फोर्स आपके पास में आ जाएगा। तो कर लोगे इस तरह के सवाल। कर लोगे और करवाऊँ, कर लोगे ये सवाल, बेल लग गई अपने। तो आज इतना ही लेते हैं, इसको पढ़ना, ठीक है ना। थैंक यू।